सो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स गुरु। तो अपनी आज अगली क्लास के साथ हम आ गए हैं। अभी तक जो मेन सब्जेक्ट्स हमने कवर करे हैं दैट इज़ स्टैटिक जीके का पार्ट करा है, हिस्ट्री का पार्ट करा है, ठीक है ना। और आज भी अभी तक हमने मेडिवल हिस्ट्री करा था। आज शुरू करने वाले हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस। अब मैं एक एक दिन अल्टरनेट डेज के हिसाब से क्लासेस करने वाला हूँ। यानी आज अगर मैं हिस्ट्री करूँगा तो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर या जनरल साइंस या मैथमेटिक्स में देख लूँगा उसमें से क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट डेज पर करूँगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाकी यार टेलीग्राम चैनल का लिंक देखो, जैसे मैं हर बार कह रहा हूँ न्यू चैनल है यार, ज्वाइन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज़ और, प्लीज़ सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स गुरु, ठीक है ना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहला जो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, ठीक है ना। अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, ठीक। ड्यूरिंग मुगल टाइम भी नहीं, मुगल टाइम से थोड़ा सा पीछे आओ। ड्यूरिंग द लोधी डायनेस्टी के टाइम पर, जब लोधी डायनेस्टी एक तरीके से यानी दिल्ली सल्तनत चल रहा था और अलग अलग जगह पर इंडिपेंडेंट रूलर्स हमारे शासन कर रहे थे इस देश में, इंडिया में। तो उसी टाइम पे देखो एक न्यू रूट देखना था यूरोपियंस को। अगर हमें पता है, देखो अगर मैप से भी हम देखें तो यूरोप कुछ इधर की तरफ पड़ता था और जैसे इंडिया इधर, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यूरोप को ना इंडिया के सी रूट तक आने के लिए ना उसको हमेशा जो यहाँ नीचे अफ्रीका पड़ेगा, अफ्रीका के सदर्न टिप तक आना पड़ेगा हर हालत में, अगर वो इंडिया जाना चाहता है। और यहीं से वो मूव कर सकता था आगे इंडिया के लिए। तो यूरोपियंस को ना इंडिया से ट्रेड करना था और उन्हें न्यू सी रोड ढूंढना था जिससे वो इंडिया से ट्रेड कर सकें, ट्रेड को बढ़ावा दे सकें। उसी चीज़ में बहुत हम स्टार्ट करेंगे वास्को डी गामा के टाइम से, लेकिन वास्को डी गामा से 30, 40, 50 साल पहले से इस चीज़ की खोज चल रही थी, ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ था, जो यूरोपियंस का इंडिया में जो आना था, वो मेन जो पहला पर्पस था ना वो ट्रेड था। लेकिन बाद में दूसरा पर्पस अलग हो जाएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलो पहले स्टार्ट कर दें अपने आज के इस सेशन को। और टॉपिक है हमारा अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, ठीक है ना। यूरोपियनों का आगमन, ठीक। अब हमें एक चीज़ बता, देखो पुर्तगीज़ जो थे, पुर्तगाली लोग यानी पुर्तगाल देश के जो वासी होते हैं, पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियन हु डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। पुर्तगीज़ ने ही सबसे पहले सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करा था, जिसमें हमारे पहला ट्रैवलर वास्को डी गामा आया था। होड़ किस किस में चल रही थी? सबसे बड़ी जो होड़ चल रही थी वो दो देशों में चल रही थी स्टार्टिंग में, स्पेन में और पुर्तगाल में, सी रूट को ढूंढने की। लेकिन इनके साथ साथ फ्रेंच लोग यानी फ्रांस के हुए, इंग्लैंड, डच यानी नीदरलैंड्स, ये सब भी होड़ में लगे हुए थे। प्रमुख जो कहूँगा मैं जो बैटल थी वो सबसे बड़ी जो थी वो स्पेन और पुर्तगाल में थी। लेकिन फ्रेंच, इंग्लैंड और डच पीपल भी लगे हुए थे इसी चीज़ में, ठीक है ना। तो पुर्तगीज़ फर्स्ट थे जिन्होंने डायरेक्ट सी रूट करा। तो पुर्तगीज़ इंडिया में आने वाले भी पहले यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है ना। तो पहले सी रूट में उन्होंने ढूंढा, तो पहला आए भी यही। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पुर्तगीज़, ठीक है। सो 1498 में जैसे मैंने बताया वास्को डी गामा एक्सप्लोरर discovered India via the, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको,
वाया द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। अब देखो केप ऑफ गुड होप, मैंने बताया था ना आपको, यूरोप से इंडिया आने के लिए आपको अफ्रीका को क्रॉस करना पड़ेगा और अफ्रीका की सदर्न टिप को क्रॉस करना पड़ेगा, जब ही मूवमेंट होगा। तो ये जो है ना केप ऑफ, ये सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी मोस्ट टिप है ऑफ अफ्रीका, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया बाय द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या है, यानी जो सबसे नीचे का पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, देखो जैसे ये मान के चलो हमारा इंडिया, ठीक है ना, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ यूरोप, ठीक है ना। बड़ा है, मैं तो आपको एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से दे रहा हूँ। यूरोप को इंडिया तक आने के लिए अफ्रीका को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस अफ्रीका को क्रॉस करने के लिए उसको सबसे सदर्न मोस्ट जो टिप होगी, मान के चलिए जैसे ये, यहीं से वो मूव कर सकता है इंडिया की तरफ। तो ये जो सदर्न मोस्ट, जो सबसे नीचे का हिस्सा था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, यही था केप ऑफ गुड होप, जिसको नाम दिया गया, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप। अब हालांकि इसके बहुत रीज़न है, पहले इसका नाम केप ऑफ गुड स्टॉर्म, केप ऑफ स्टॉर्म रखा गया था, लेकिन बाद में केप ऑफ गुड होप रखा। लेकिन वो तो चीज़ हमें इतना एक्सप्लेनेशन, हमें इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं पढ़ना। शायद हमें यूपीएससी अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होते तो वो हमें पढ़ना पड़ता, लेकिन हमें इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इतना नहीं पढ़ना है। मैं इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा का पढ़ा, और वास्को डी गामा ऐसा पहला पर्सन भी बना, फर्स्ट पर्सन टू लिंक यूरोप एंड एशिया बाय एन ओशियन रूट, ठीक है ना। समुद्री रास्ते से जोड़ने वाला यूरोप और एशिया को पहला आदमी भी कौन था, वास्को डी गामा का, कुछ नहीं भैया, इसी रूट से वो आया था, ठीक है ना। अब जब वो इंडिया में जो आया था ना, जो इंडिया में आया था वो कोस्ट पर आया था, कोची की कोस्ट पर आया था, यानी केरला में जो पड़ता है हमारा। तो वहाँ पर इसको किसने वेलकम किया था, तो किंग जेमोरिन। उस टाइम जेमोरिन राजा का रूल चल रहा था वहाँ पर। किंग जेमोरिन, लोकल रूलर, वेलकम हिम। जेमोरिन ने इसका स्वागत करा इंडिया में, किसका, वास्को डी गामा का, ठीक है। अब आगे क्या क्या इसने करा, क्या हुआ वो देखते हैं। तो तकरीबन देखो 3 महीने के बाद ये लौटता है, आफ्टर 3 मंथ्स ट्रेड करने आए थे ये। आफ्टर 3 मंथ्स वास्को डी गामा रिटर्न्ड, लौटता है किसके साथ, विद अ रिच कार्गो शिप के साथ, विच ही सोल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ही सोल्ड इन द यूरोपियन मार्केट एट 60 टाइम्स। अब लगा लो, इंडिया से जो भी सामान ट्रेड कर ले गया, मोस्टली स्पाइसेस करते थे, ठीक है ना। जैसे देखो आपको पता भी ये चीज़, अब जो काली मिर्च होती है, अभी देखो घर में भी किसी को जैसे ठंड लग जाए या जुकाम हो जाए उसको, तो कहते हैं ना कि जैसे मम्मी कहती हैं कि अदरक की चाय के साथ अदरक में काली मिर्च और डाल दो चाय में, उससे क्या है वो बॉडी को गर्म करती है, ठीक है ना। काली मिर्च, ब्लैक पेपर बॉडी को गर्म करता है। तो अभी भी अगर आप देखोगे ना, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जो ठंडी कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और 12-12 महीने ठंड पड़ती है पूरी साल, वहाँ पर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को गर्म करके रखना पड़ता है बाहर के ठंडे तापमान में। तो इस तरह के स्पाइसेस और भी चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे। तो जब ये पहली बार वास्को डी गामा 3 महीने के बाद गया ना, एक बहुत बड़े शिप में इंडिया से जो ट्रेड का उसने जो माल जो ख़रीदा यहाँ से, और उसको जब उसने जाकर यूरोपियन मार्केट में बेचा ना, तो 60 टाइम्स, 1 रुपये की कोई चीज़ लेगा तो 60 रुपये में बेची वहाँ। अब लगा सकते हो आप कितना पैसा इसने कमाया, 60 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द वोएज। अब सारी चीज़ आप लगा लो, सामान के पैसे, शिप से उसे ले जाने के पैसे की 1 रुपये की अगर लागत आई तो उसने वो 60 रुपये में बेचा वहाँ पर,
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये फिर लौटता है इंडिया। देखो ये भी जो है ना, आप इसे नोट कर लेना इस पॉइंट को, हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस नोट कर लेना। अच्छा, इसके बाद वास्को ड गामा, वास्को डी गामा दोबारा इंडिया आता है, ले गया सामान, बेच दिया वहाँ। उसके बाद केम बैक टू इंडिया, पहले आया था 1498 में, अब आता है फॉर द सेकेंड टाइम इन 1501। अब 1501 में तकरीबन 2.5-3 साल बाद ये दोबारा इंडिया आता है, ठीक है ना, और दोबारा यहाँ से सामान ले जाता है। अब देखो पुर्तगालियों ने क्या करा, उन्होंने देखा ना 6-7 साल हो गए, तो पुर्तगालियों ने देखा कि जब उन्हें 4-5 साल हो गए ना, उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, अपना परमानेंट एक आदमी भेजते हैं, वहाँ उसको गवर्नर बनाते हैं वहाँ पे, जिससे हमें वहाँ पे रूल करने में आसानी होगा। धीरे धीरे हम एक शहर को, एक शहर 2 शहर में अपना इस्टेब्लिश कर लेंगे अपने आप को, और हमें ट्रेड करने में आसानी होगी। तो इसी के से उसमें 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। सॉरी, थोड़ी सी उसके लिए थोड़ा सा भी मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया कौन बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है ना, पहला पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, एक जब ये बन जाता है ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब आपका फर्स्ट गवर्नर बन जाता है ना, तो ये क्या करता है, लिख लेना, इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लॉन्च्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लॉन्च करी। और ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है, अब ये समझिए। ब्लू वाटर पॉलिसी में इसने पता है क्या करा, जैसे मैं आपसे शेयर करूँ, ये मान के चलिए ये हमारा केरला स्टेट था, ठीक है, यहाँ पर ये इस जगह आया था, ठीक है ना, कोची में आया था। तो अब ये जो, अब यहाँ तो सारा वाटर है, यहाँ जब ये ट्रेड कर रहा था, तो इस पानी में, यानी इस पानी के आसपास आने के लिए, इस पानी से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब पुर्तगाली कंट्रोल करने आए, पुर्तगीज़ पीपल कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बना भी दिया, गवर्नर भी बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से ना ट्रेड करने की जो परमिशन है किसी भी और कंट्री को लेनी है ना, तो उसकी परमिशन उसको लेनी पड़ेगी किससे? पुर्तगालियों से, ठीक है ना, किससे? गवर्नर से, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसको पुर्तगाल ने यानी गवर्नर बना के भेजा इंडिया में। तो ये होती है ब्लू वाटर पॉलिसी। एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ वाटर में आपका कंट्रोल कैसे, आपकी वहाँ फोर्सेज लगी हुई हैं, आपकी वहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है, और आप वहाँ किसी को भी ट्रेड करना है तो वहाँ आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये होती थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा। देखो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ना, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी अलग ही मज़ा आता है। अब इसके बाद जो सेकंड गवर्नर बनते हैं 1509 में, वो बनते हैं अल्बुकर्क, ठीक है। ये होते हैं सेकंड पोर्चुगीज़ गवर्नर इन इंडिया, ठीक है ना। और एक तरीके से कहा जाए तो रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, एक तरीके से रियल फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि इसने गोवा को कैप्चर करा था, गोवा को कैपिटल सिटी बनाया था, वो बहुत गोवा को कैप्चर कर लिया था इसने, गोवा बाद में कैपिटल सिटी बन जाती है पुर्तगालियों की। तो इसलिए रियल फाउंडर, क्योंकि इसने एक फुटप्रिंट होल्ड कर लिया इंडिया में, एक उस पर मतलब आपको एक स्टेट पर, एक एरिया पर, इसलिए। तो जैसे मैंने बताया 1509 में ही बनता है सेकंड पुर्तगीज़ गवर्नर, ठीक है ना। और उसके अगले ही साल यानी कि 1510 में
1510 में क्या कर लेता, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर कर लेता है अगले ही साल 1510 में। और जैसे मैंने बोला, गोवा बाद में जाके गोवा वॉज मेड द कैपिटल सिटी, पुर्तगालियों की कैपिटल सिटी बन जाती है कब, आगे चल के 1530 में। ये क्वेश्चन बनता है, गोवा वाज मेड द कैपिटल सिटी ऑफ पोर्टुगीज पावर इंडिया इन विच ईयर, 1530। बस ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब रियल फाउंडर, जैसे मैंने कहा था, रियल फाउंडर क्यों कहते हैं कि पुर्तगीज़ पावर का, तो आइए उसको जानते हैं थोड़ा सा अपने अलग पॉइंट से। यहाँ से एक टॉपिक बनेगा, पोर्तुगीज़ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडिया, पुर्तगीज़ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडिया। सबसे पहले अगर बात करें 1515 में, 1515 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, तो इसका पूरा नाम यही था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये क्या करता है 1515 में, बैंड द सती सिस्टम इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ सती सिस्टम आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो सती सिस्टम सीधा सीधा सा ये था कि अगर कोई भी महिला, कोई भी हिंदू महिला, उसके पति का अगर स्वर्गवास हो जाता था तो उसके पति के साथ ही उसकी बॉडी को भी, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाजों में होता है, उसको जला दिया जाता था। एक तरीके से एक जिंदा महिला को भी जला दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये होता था सती सिस्टम, जो बाद में बैन हुआ। राजा राम मोहन रॉय को भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अभी इतना ही, 1515 में इसने बैन कर दिया सती सिस्टम को इंडिया में। देखो, मेन इंडिया से मतलब पुर्तगीज़ का पूरा इंडिया नहीं है, पूरे इंडिया में इनका कभी वो नहीं रहा, लेकिन जितने हिस्सों में ये इनका पावर रही थी वहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा हूँ कंट्रीब्यूशन क्या क्या है और पुर्तगीज़ के, देखो कुछ चीज़ों की जो खेती थी ना इंडिया में, वो इन्होंने ही शुरू कर दी। जैसे दे ब्रॉट टोबैको, तंबाकू की खेती यही लाए। पटेटो, आलू की खेती यही लाए। एंड टमाटो, और टमाटर की खेती भी यही लाए। टमाटो कल्टीवेशन टू इंडिया। इन चीज़ों की खेती, तंबाकू की, आलू की, टमाटर की, इंडिया में लाने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है ना। इसके अलावा पहली प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एट गोवा में एस्टेब्लिश करी पहली प्रिंटिंग प्रेस इन 1556, ठीक है ना, 1556, ठीक। तो मेन यही है आपका। और उसके अलावा क्या है, यहाँ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इनके बारे में, फिर आगे मूव ऑन कर जाएंगे डच पर, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं, जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको वो नोट डाउन कराता जा रहा हूँ, इससे ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। एक ये है कि पुर्तगाली जो होते हैं ना, वो फर्स्ट वो पहले ऐसे थे, दे वर द फर्स्ट हु डिफाइंड, जिन्होंने समझाया इस चीज़ को, क्या, हाउ टू एस्टेब्लिश मैरीटाइम ट्रेड एंड सुप्रीमेसी ओवर द सी थ्रू द कार्टेज सिस्टम। समझे, देखो लाइन से ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैरीटाइम ट्रेड, इंडिया तक सी रूट ढूंढना, वो पुर्तगालियों ने ढूंढा, सी रूट ढूंढा। एंड सुप्रीमेसी ओवर द सी, ब्लू वाटर पॉलिसी, सुप्रीमेसी ओवर द सी, किसी को भी यहाँ ट्रेड करना है हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसी को बोलते हैं कार्टेज सिस्टम, जो पुर्तगालियों ने लागू किया था, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन आगे, जो हम पढ़ेंगे
सो आगे पढ़ते हैं आज का अपना अगला डच के बारे में। कल से शुरू करेंगे, फिर इंग्लिश एंड फ्रेंच को कल फिनिश करके फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है ना, पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल पर। तो अगला टॉपिक है डच। पुर्तगीज़ हम पढ़ चुके हैं। डच यानी नीदरलैंड्स के मूल निवासियों को कहा जाता है डच पीपल्स। नीदरलैंड का दूसरा नाम डच भी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना में 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स कम टू ट्रेड इन इंडिया। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड ये आती है इंडिया ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। ईस्ट, देखो ईस्ट का मतलब होता है यूरोप के ईस्ट में पड़ता था इंडिया, इसीलिए हर यूरोपियन देश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी खोलता था, जिसको वो वहाँ का क्राउन या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या जो भी रूल होता था उस देश में, जिस भी तरह का रूल होता था, ऑटोक्रेसी होती थी, डेमोक्रेसी होती थी, डिक्टेटरशिप होती थी, वो कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लेंगे फर्स्ट डच टू कम टू इंडिया, पहला कौन सा डच था जो इंडिया आया, कौन सा डच था? तो आंसर बनेगा सीधा सीधा कॉर्नेलिस डी होटमान, कॉर्नेलिस दे होटमान, ठीक है ना। और एक चीज़ और, डच एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री इंडिया में इन्होंने कब लगाई? इन 1605 एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। 1605 में पहली फैक्ट्री लगाते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके बारे में बाद एक दो पॉइंट और जो हमें इनके बारे में पढ़ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्होंने क्या काम करा? पुर्तगालियों के जो फोर्ट थे, कैप्चर्ड द पोर्चुगीज फोर्ट्स ऑन द मालाबार कोस्ट इन 1671 AD। 1671 में पुर्तगालियों के जो फोर्ट थे वो इन्होंने कैप्चर कर लिए मालाबार कोस्ट से। और कब से कब तक इनका रूल चला? तो डच प्रेजेंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लास्टेड फ्रॉम 1605 से 1825 तक, ठीक है। 1825 तक ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका कहीं ना कहीं पे रूल रहा। डच का तो देखो रूल इंडिया में बहुत एक दो जगह ही था, ना के बराबर ही था। और इनके एक तरीके से रूल ख़त्म होने का मेन कारण ये भी है, बैटल ऑफ बेदरा जो हुई थी 1759 में बिटवीन डच एंड द ब्रिटिश, ठीक है ना। और इसमें होता है क्या है, डच हार जाते हैं, ब्रिटिशर जीत जाते हैं, यानी डिफीटेड। और यहाँ से डचों के जितने भी फोर्ट्स थे, जितने भी इन्होंने कैप्चर कर रखा था इंडिया में, वो सारी चीज़ें कौन ले लेता है? ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से डच को भी यहाँ से वो भगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इतना ही पढ़ना है बस हमें डच के बारे में। पुर्तगीज़ और डच हम पढ़ चुके हैं। अब हमें ब्रिटिशर्स एंड देन द फ्रेंच के बारे में पढ़ना है, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे और उसके आगे हम बढ़ जाएंगे आगे। तो चलो इतना ही रखते हैं सेशन को, ठीक है ना। बाकी का कल करेंगे अपनी क्लास में। कल या तो इसी को कंटिन्यू कराऊंगा या न्यू सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करूंगा। बस बाकी एक चीज़ ही कहता हूँ यार, प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। और तो कुछ हम मांग नहीं रहे, बस आपसे इतना ही कह रहे हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।